चांदनी रात थी, लेकिन चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। ठंडी हवा किसी अदृश्य भय की तरह जंगल की शाखाओं से सरसराती हुई बह रही थी। घने पेड़ों के बीच स्थित था काली हवेली, जिसे गांव वाले वर्षों से शापित मानते थे। हवेली के चारों ओर घना कोहरा और अजीब सी गंध ने वातावरण को और रहस्यमय बना दिया था। वहीं गांव के कोने में रहने वाली रागिनी, जिसने अपना पूरा बचपन इस जगह की कहानियां सुनते हुए बिताया था, आज किसी अनजानी मजबूरी से उसी हवेली की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में डर और होंठों पर एक मर्मस्पर्शी दास्तां छिपी थी। रागिनी के माता पिता का निधन एक रहस्यमयी आग में हो गया था और उसने अपनी दादी से सुना था कि उस हादसे का संबंध काली हवेली से था। जैसे ही रागिनी ने हवेली का जर्जर लोहे का दरवाजा खोला, उसकी चरमराहट से सन्नाटा टूट गया। अंदर की सीढ़ियां धूल और मकड़ी के जालों से ढकी थी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थी, मानो कोई दर्दनाक कहानी कहने को बेताब हो। रागिनी ने अपनी टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी भी उस अंधकार को पूरी तरह काट नहीं पा रही थी। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंची, एक पुराना झूला धीरे धीरे हिलता हुआ दिखा। हवा की कोई लहर नहीं थी, फिर भी झूले की यह हरकत असामान्य थी। कौन है यहाँ? रागिनी की आवाज गूंजते ही एक धीमा घुटा हुआ ठहाका उसके कानों में पड़ा। हवेली में हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी परछाई के पीछे है। दीवारों पर लगे पुराने दर्पणों में कभी कभी एक काली आकृति झलक जाती, लेकिन मुड़ने पर वहां कुछ भी नहीं होता। वह डर के बावजूद आगे बढ़ती गई। एक कमरे में उसे पुरानी डायरी मिली। उसमें दर्ज था, यह हवेली कभी खुशियों से भरी थी, लेकिन एक गलत कर्म ने इसे शापित बना दिया। डायरी पढ़ते पढ़ते अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा घने अंधकार में डूब गया। तभी एक कर्कश आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आई हो? रागिनी ने कांपते हुए कहा, मैं अपने माता पिता की मौत का सच जानने आई हूं। आवाज हंसी में बदल गई। सच जानना चाहती हो? सच यह है कि वे तुम्हें बचाने के लिए मरे। अब तुम उनकी तरह ही इस हवेली का हिस्सा बनोगी। तभी चारों ओर से दीवारें उसकी ओर बढ़ने लगी, मानो उसे जकड़ने को आतुर हों। रागिनी ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन में धंस गए। आखिरी दृश्य में रागिनी का चीखना पूरे जंगल में गूंज गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा फिर से बंद था और अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाजें आ रही थी। काली हवेली फिर से किसी नई कहानी के इंतजार में खड़ी थी, लेकिन रागिनी की कहानी वहीं खत्म हो चुकी थी, या शायद नहीं। काली हवेली के दरवाजे पर सुबह होते ही चुप्पी छा गई थी। गांव वाले डर के मारे अंदर झांकने तक की हिम्मत नहीं जुटा सके, लेकिन एक व्यक्ति था जो इस हवेली की गुत्थी सुलझाना चाहता था। आदित्य, जो शहर से गांव अपनी बुआ के पास आया था। आदित्य को पारलौकिक घटनाओं और पुरानी जगहों की कहानियों में गहरी रुचि थी। जब उसने रागिनी की गायब होने की बात सुनी, तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, काली हवेली में कदम मत रखना, जो भी अंदर गया है वो वापस नहीं लौटा। लेकिन आदित्य को अपनी दादी से बचपन में सुनी कहानियां याद थीं। उन कहानियों में बताया गया था कि काली हवेली में कोई ऐसा राज छिपा है जो अब तक किसी ने नहीं खोजा। अगली रात आदित्य ने एक टॉर्च, कैमरा और कुछ सुरक्षा उपकरण लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली का दरवाजा बंद था, लेकिन एक झटके में खुल गया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अंदर बुला लिया। अंदर का माहौल वही था, सन्नाटा, मकड़ी के जाले और दीवारों पर अजीब आकृतियां। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्यों आए हो? आदित्य ने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया और तभी एक क्षण के लिए उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। परछाई ने किसी कमरे की ओर इशारा किया। आदित्य उस कमरे में गया, जहां उसे एक पुरानी संदूक मिली। संदूक में एक और डायरी थी। डायरी में लिखा था, अगर कोई इस डायरी को पढ़ रहा है तो वह यह जान ले कि इस हवेली का हर कोना उस श्राप की कहानी कहता है, जो इसकी मालकिन माधवी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दिया था। इस हवेली में फंसे सभी लोग उसकी आत्मा का हिस्सा बन गए हैं। आदित्य को महसूस हुआ कि हवेली में सिर्फ रागिनी ही नहीं, बल्कि और भी कई आत्माएं फंसी हुई हैं।
तभी उसे एक महिला की कराहने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज रागिनी की थी। आवाज का पीछा करते हुए वह एक तहखाने में पहुंचा। वहां उसने देखा कि रागिनी एक अजीब सी लाल रोशनी के घेरे में खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसके चारों ओर अजीब साए मंडरा रहे थे। रागिनी! आदित्य ने उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन तभी हवेली की दीवारें जोर से हिलने लगी। तहखाने के कोने से एक परछाई निकलकर सामने आई। यह माधवी की आत्मा थी। उसने आदित्य से कहा, यह मेरी दुनिया है। जो यहाँ आता है वह यहीं का हो जाता है। आदित्य ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों सबको अपने साथ बांध कर रखती हो? माधवी की आंखें जलने लगीं और उसने चीखते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे पति और मेरे भरोसे ने मुझे धोखा दिया। उन्होंने मुझे मारकर इस हवेली में दफना दिया। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, यह श्राप नहीं टूटेगा। आदित्य ने चतुराई से पूछा, तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा? माधवी ने इशारा किया कि हवेली के मुख्य कक्ष में एक पुरानी तस्वीर है। उस तस्वीर में माधवी के पति और उनका सहयोगी था, जिन्होंने उसे धोखा दिया था। आदित्य ने तस्वीर को तोड़ा और पीछे से एक संदूक निकली। संदूक खोलते ही एक खून से सनी तलवार और कुछ कागज के टुकड़े निकले। ये सबूत माधवी के पति और उसके सहयोगी की सच्चाई उजागर करते थे। जैसे ही आदित्य ने यह सबूत जलाया, हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज चीख के साथ माधवी की आत्मा ने कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं मुक्त हूं। रागिनी को होश आ गया, लेकिन हवेली से बाहर निकलते ही उसने और आदित्य ने देखा कि हवेली जल रही थी। गांव वाले दूर से खड़े यह दृश्य देख रहे थे। काली हवेली आखिरकार राख में बदल चुकी थी। लेकिन जब आदित्य और रागिनी गांव वापस लौटे तो आदित्य के बैग में से वह डायरी अचानक गिर गई। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नई लाइन लिखी हुई थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या काली हवेली का श्राप सच में खत्म हुआ या यह सिर्फ एक नई शुरुआत थी? आदित्य को लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी हवेली की खिड़की से उसे रागिनी की झलक दिखाई दी। वह मदद के लिए हाथ बढ़ा रही थी। आदित्य ने डर और हिम्मत के बीच संघर्ष करते हुए तय किया कि वह रागिनी को बचाने के लिए वापस जाएगा। जैसे ही वह हवेली में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद हो गया। उसकी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं था। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि हवेली फिर से गायब हो गई थी, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हर अमावस्या की रात गांव वाले हवेली की धीमी परछाई को जंगल में घूमते हुए देखते हैं और हवेली में दाखिल होने वालों की चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। काली हवेली का श्राप हमेशा के लिए अमर हो चुका था।